हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। बिजनेस लॉज में आज हम रिवाइज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोबारा से। पहले भी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से काफी क्वेश्चंस जो हैं वो एक आई थिंक एक या दो सेशन हमने लगाए थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के से रिलेटेड। तो अब हम फर्दर रिवाइज करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो सबसे ज्यादा वास्ट होता है इनमें, ठीक है। सबसे ज्यादा चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी होती हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंसिडरेशन जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो क्या है? अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। पहले भी हमने किया था ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड, तो उसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस जो हैं, बेसिक चीजें जो हैं वो काफी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिवाइज की थी। अब ये जो ज्यादातर क्वेश्चन इसमें होंगे वो सारे के सारे कंसिडरेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। तो आई होप आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है। नहीं आता है तो आपको अब उसमें कुछ क्लैरिटी आज के बाद मिलेगी। तो अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन 2। इन चारों में से कौन सी ऐसी रीजन है जिसकी वजह से जो है अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इनमें से किसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकता? एनफोर्स मतलब उससे रिलेटेड वो कुछ भी जो है क्लेम नहीं मांग सकता, ना तो कोर्ट में ना तो कहीं, ठीक है। तो ही कैन नॉट स्यू, ये भी कह सकते हो। द स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन। कौन सी डॉक्ट्राइन है? प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट ये है, या डी है सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन 2। तो आपको याद रखना है अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। ये किस वजह से होता है? प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होती है। अब स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो पार्टी नहीं है, कोई और है, ठीक है। तो ऐसा बंदा जो है वो एनफोर्स नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को। क्यों? क्योंकि इस डॉक्ट्राइन में उससे रिलेटेड काफी सारी डिटेल भी हैं, डिटेल्स जो है वो मेंशन्ड है, क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। बट आपको नट शेल में एमसीक्यूज के लिए ये याद रखना है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एनफोर्स, ये किसमें मेंशन्ड है? प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, a stranger to contract, sorry, a stranger to consideration can sue, a stranger to contract cannot sue, ठीक है। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है। और ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, या इन दोनों में से नन ऑफ दीज इज करेक्ट, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। अ स्ट्रेंजर टू कंसिडर, देखो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, ये तो हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में किया, क्यों होता है उसका रीजन भी किया। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू ही है। अब मुझे चेक करना है ये वाली ट्रू है या नहीं। अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू, क्या ये सही है? ये हमें देखना है। तो अब आपको ये समझना है ये स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन जो होता है ना, ये बंदा स्यू कर सकता है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो ये दोनों ट्रू है, तो आंसर आपका बन गया सी। अब ऐसा क्यों है? अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट, अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू फॉर द ब्रीच। इसका रीजन तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही सारी पार्टीज के राइट्स बताए हुए हैं, कौन सा स्यू कर सकता है, कौन सा स्यू नहीं कर सकता। अब कंसिडरेशन से रिलेटेड ये है, स्ट्रेंजर टू मतलब लॉ में ये मेंशन है कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन जो है, जो आपका मतलब कंसिडरेशन की पार्टी नहीं भी है, तो कई बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट से किसी तीसरे को बेनिफिट होना होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसे वन वर्ड डायरेक्ट पार्टी तो नहीं होता, बट जब जब कोई ट्रस्ट की बात करें, ट्रस्ट की वजह से कोई ट्रस्ट फॉर्म हुआ, ट्रस्ट की वजह से मैंने किसी को कंसिडर, ए बी सी आगे डिटेल में करके, मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं। ए बी सी तीन बंदे हैं, तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये बंदे को इन्होंने बीच में किसी रीजन से इन्वॉल्व कर रखा है, तो हो सकता है इसको कोई बेनिफिट मिल रहा हो, है ना। तो इन दैट केस ये बंदा स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन तो है, बट वो जो बेनिफिट अगर उसको ना मिले तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? वो स्यू कर सकता है, ये मतलब है इसका, ठीक है।
क्लियर है? बाकी डिटेल में और आगे एक और क्वेश्चन भी आएगा तो उसमें क्लियर करेंगे। आप देखो, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन द पार्टीज हु आर इन नियर रिलेशन टू ईच अदर इज वैलिड एंड एनफोर्सेबल इफ द एग्रीमेंट इज, अब समझना है, विदाउट कंसिडरेशन वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होता है, लेकिन वो कह रहा है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन द पार्टीज, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं इसकी कि कंसिडरेशन अगर नहीं मिली तो उससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। उन्हीं एक्सेप्शन में से वो बोल रहा है कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन के एग्रीमेंट है, और क्या है वो पार्टीज जो है वो नियर रिलेशन में है, आपस के साथ उनका जो रिलेशन है वो नियर डियर वन का है टू ईच अदर, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, एनफोर्सेबल भी हो जाएगा। कब? ये आपको बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हो, रजिस्टर्ड हो, या बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, या ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्शंस में है। वैसे तो विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, लेकिन यहां पे पॉइंट क्या है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड कब होगा? राइटिंग में होगा तब, रजिस्टर्ड होगा तब, या नेचुरल लॉ एंड लव एंड अफेक्शन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट बना है तब, या ये तीनों ही चीजें जरूरी हैं, तब जाके वो वैलिड हो जाएगा। तो आपको ये समझना है, ऑल ऑफ द अबव आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तीनों चीजें मस्ट बी इन राइटिंग, रजिस्टर्ड भी हो, और बेस्ड अपॉन ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो अगर ऐसा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वैलिड हो जाएगा, चाहे उसमें कंसिडरेशन हो चाहे उसमें कंसिडरेशन ना हो। ठीक है, पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बट इन हुज फेवर सम ट्रस्ट चार्ज under some specific property is created, can sue, cannot sue, can sue with court permission, can sue with the permission of her parties। ठीक है, क्या बोलता है कि एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन ट्रस्ट की वजह से या किसी चार्ज की वजह से कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो क्रिएट की, अंडर सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड की फेवर, बट इन हुज फेवर सम ट्रस्ट और चार्ज, जो है जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ उससे कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्रिएट हुई थी, और उसका जो ट्रस्ट है, इस बंदे को ए बी और सी में से इस सी को, मान लो ये थर्ड पार्टी था, इसको ट्रस्ट, इसको इंचार्ज बना दिया, या इसको जो है वो प्रॉपर्टी के बारे में, मतलब इसको उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट होता हो। हमने इसको क्यों लिया? क्योंकि हमने उसको या तो चार्ज दिया उस एसेट का, या उसको ट्रस्ट है, हमें ट्रस्ट वर्दी है तो हमने उसको चार्ज दिया हुआ है, लेकिन वैसे वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ही कैन स्यू, ये तो ट्रू है। ठीक है, पहले ही हमने कर लिया था, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बट हुज फेवर सम, in whose favor some interest or charge under some specific property is created can sue। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। A transferred certain properties to B, है ना, A ने B को ट्रांसफर किया, लेकिन टू बी हेल्ड बाय हिम इन ट्रस्ट ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ C। A ने B को किया, प्रॉपर्टी दिया, सर्टेन प्रॉपर्टीज दी, है ना, ट्रस्ट में दी, और बोला है किसके लिए? सी के बेनिफिट के लिए। इन दिस केस सी ऑल्दो इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट इज नॉट अ पार्टी, है ना, बट कैन स्यू फॉर द बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर हिम अंडर द ट्रस्ट। अब कहता है ए ने, देखो ए ने बी को कुछ प्रॉपर्टी दी है, ठीक है, टू बी हेल्ड बाय हिम इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ, ट्रस्ट क्या, अब इसमें ये ट्रस्ट क्या है? बेनिफिट। अब इस केस में ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट मींस जो एक ट्रस्ट बना देते हैं ना, आपने सुना होगा, एक बहुत सारे बंदे एक ट्रस्ट बना देते हैं, उस ट्रस्ट का क्या होता है, एक प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के अंदर डाल दी, उसमें बहुत कुछ मेंबर्स होते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, और उसका क्या होता है, उस प्रॉपर्टी से जैसे कुछ फिक्स कर देते हैं कि इस प्रॉपर्टी से इतनी इनकम जो है इस पर्सन को जाएगी, सी को जाएगी, या डी को जाएगी, या
भाई मैं ये जो प्रॉपर्टी है मेरी डोनेशन में दे रहा हूं किसी एनजीओ को ट्रस्ट के अंडर, लेकिन ये सारी पार्टीज बन जाती है उस ट्रस्ट में, लेकिन इससे जो भी इनकम आएगी उस इनकम का इतना परसेंट जो है वो मेरे जो घर वालों को दे दो, वाइफ को दे दो, सन को दे दो, ऐसा कुछ क्लॉज। तो ऐसा ही कुछ है। तो इस केस में ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, पर बोला उससे जो बेनिफिट है वो सी को देना है। अब सी को अगर वो बेनिफिट ना मिले तो सी जो है वो क्या कर सकता है, सी जो है स्यू कर सकता है। अब ये मतलब है इसका, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, क्लियर हो गया होगा आपको। तो पर्सन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, ए और बी में प्रॉपर्टीज तो इसने प्रॉपर्टी इसको कर दी, लेकिन बोला जो प्रॉपर्टी से बेनिफिट है वो सी को देना है। अब सी को अगर बेनिफिट ना मिले तो सी क्या करेगा, सी स्यू कर सकता है इन दिस केस। हालांकि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों है। आई होप अब आपको ये वाला भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा जो पहले वाला। तो पहले मैंने डिटेल में इसलिए नहीं कराया था ये वाला कि क्यों स्यू कर सकता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहां गया हमारा क्वेश्चन, हाँ। द कंसिडरेशन टू एन एग्रीमेंट इज फर्निश्ड बाय स्ट्रेंजर and not by promisee himself. The agreement will be, if consideration to an agreement is furnished by a stranger and not by the promisee himself, the agreement will be voidable, valid और unlawful. इन चारों में से कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए ये आपको बताना है। void होगा, valid होगा, तो ये आपको इसमें बताना है। देखो क्या पॉइंट है यहाँ पे, कंसीडरेशन जो है वो किसने फर्निश की, मतलब कंसीडरेशन लेनी है तो किस बंदा जो लेने गया वो कौन है, स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर ने कंसीडरेशन फर्निश की है ना, और जो प्रॉमिसी है उसने खुद नहीं की। तो कहता है ऐसा एग्रीमेंट जो है वो वॉइड, वॉइडेबल, अनलॉफुल क्या होगा, वो वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, एज द लॉ रिक्वायर्स दैट देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन, कि कुछ कंसिडरेशन होनी चाहिए, ठीक है। बट उस कंसिडरेशन को कौन फर्निश करेगा वो उसका कोई, उसके रिलेटेड कोई बात नहीं है, बस देयर मस्ट बी ए कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन फिर चाहे स्ट्रेंजर फर्निश कर रहा हो, ठीक है, कंसिडरेशन फिर चाहे स्ट्रेंजर फर्निश करे, वो खुद करे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन। तो इस वजह से ये क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाएगा। वाई, बिकॉज लॉ सेज कंसिडरेशन होनी चाहिए, सम कंसिडरेशन होनी चाहिए, उसको फर्निश कौन कर रहा है, दैट इज नॉट सो, नॉट ऑफ एनी इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये आपका जो है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इजी है। वॉइड, वॉइडेबल, अनलॉफुल नहीं होगा, वैलिड होगा, बिकॉज लॉ में ही डिफाइंड है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए। कौन फर्निश करता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेयर एन एक्ट ऑफ फॉर्मिंग कंसिडरेशन, वेयर एन एक्ट फॉर्मिंग कंसिडरेशन is the performance of existing obligation between the parties, it is regarded that there is no consideration, adequate consideration, past consideration या none of these। इनमें से तीनों में से कोई आंसर नहीं। अब ध्यान से समझना है, एक्ट फॉर्मिंग, वेयर द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन जो बन रही है ना, वो कैसे बन रही है कि कोई एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन थी बिटवीन पार्टीज, उसको पूरा करना है। कोई पहले का ही ऑब्लिगेशन था, पहले का ही कोई काम पेंडिंग था, तो कंसिडरेशन में वो काम करना है बेसिकली, ठीक है। तो एक्ट ऑफ फॉर्मिंग कंसिडरेशन क्या है कि परफॉर्मेंस ऑफ अ एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है। तो इन दिस केस आप बोलेंगे कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, मतलब ये नो कंसिडरेशन का केस हो जाएगा, ना तो एडिक्वेट ना तो पास्ट कंसिडरेशन। क्यों, क्योंकि पहले की कोई ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, वो आपने की नहीं है, तो अब आप वो कर रहे हो, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि कंसिडरेशन मतलब नए कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन बन गई, ठीक है। तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन, क्योंकि पहले का कोई एक्ट आपने करना था वो किया नहीं, पहले की कोई ड्यूटी आपकी पेंडिंग थी वो आपने की नहीं, एनीथिंग, ठीक है।
तो परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, कोई एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन पहले की ऑब्लिगेशन है उसका, उसको परफॉर्म करना है आपने कंसिडरेशन में, तो इट मींस इट इज नॉट अ कंसिडरेशन। तो नॉट अ कंसिडरेशन मतलब विदाउट कंसिडरेशन वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, तो ये समझना, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी समझना आपने। तो क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है ना, इसी सेम केस में पूछ लेते कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है नहीं, वैलिड है, वॉइड है, क्या है, तो आप लिखते कॉन्ट्रैक्ट में नो कंसिडरेशन है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो गया, वॉइड हो गया, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट। अब 7th क्वेश्चन है हमारा, कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट टू द प्रॉमिस मेड, नीड नॉट बी एडिक्वेट टू द प्रॉमिस मेड, मस्ट बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द, मस्ट बी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस, मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस। अब इसके लिए देखो आपको समझना है, कंसिडरेशन पूछता है एडिक्वेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पहला। दूसरा, प्रॉमिस की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए या मतलब इक्वल हो या ग्रेटर हो। ये आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए और आपसे पूछा ये क्या ट्रू है। तो कंसिडरेशन आपको समझना है, मतलब 10,000 की 1,00,000 की चीज है मान लो, और वो आपने 15,000 में बिक गई, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और 1,00,000 की चीज 15,000, ये कंसिडरेशन अमाउंट डिसाइड हो गया। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि कंसिडरेशन जो है एडिक्वेट, मस्ट बी एडिक्वेट, नीड नॉट बी एडिक्वेट, ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस मेड, या इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस मेड। तो आपको ये समझना है, ये दोनों स्टेटमेंट तो टोटली इनका कोई रेलिवेंस ही नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन की डेफिनेशन ही वैसी है। अब आपको समझना आंसर है बी। कंसिडर कोर्ट बोलता है, या जो लॉ है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो ये कहता है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, वो कितनी है वो मैटर नहीं करता, देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन होगी तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड माना जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये समझना है। वो कितनी है, 1,00,000 की चीज कितने में बेच दी वो मैटर नहीं करता, बट देयर मस्ट बी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन नहीं होगी तो दिक्कत है। तो आपका आंसर क्या है, बी, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। ठीक है, अब कहता है कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड इसीलिए नहीं हो जाता कि सिर्फ कंसिडरेशन जो है वो इनएडिक्वेट है। ठीक है, क्यों, कहता कोर्ट ये देखता ही नहीं है कि जैसे जब तक सो लॉन्ग एज कंसिडरेशन एग्जिस्ट, अगर कंसिडरेशन है और उसकी कुछ वैल्यू है तो कोर्ट उसकी एडिक्वेसी चेक करता ही नहीं है। तो इट मींस इन सभी स्टेटमेंट में से जो हमने लिखी, इनमें से कौन सी ठीक है, ये ना कम ना ज्यादा मैटर ही नहीं करता, ना एडिक्वेट, मैटर क्या करता है, होनी चाहिए। तो इट मस्ट बी, नीड नॉट बी एडिक्वेट टू द प्रॉमिस मेड। फिर आ जाए ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एन एक्ट फॉर्मिंग कंसिडरेशन मस्ट बी डन at the desire of the promiser. Consideration means something which is of some value in the eyes of law. It may be of some benefit to plaintiff, मतलब जो कंप्लेंट कर रहा है, या टू द डिफेंडेंट जो उसको डिफेंड कर रहा है केस को। कंसिडरेशन मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट, ऑलवेज बी प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट जो है वो वैलिड नहीं होती, ऐसा लिख रहा है। तो इस स्टेटमेंट पे आपको समझना है कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट होती है, ट्रू। एक्ट ऑफ फॉर्मिंग कंसिडरेशन मस्ट बी डन एट द डिजायर, मतलब जो प्रोमिसर है उसकी डिजायर पे होगा, यस ये भी ट्रू। और कंसिडरेशन मीन समथिंग, अभी तो किया हमने, देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन, तो ये भी ट्रू। फिर ये वाली स्टेटमेंट जो है, अब तीनों जो होगी तो ये वाली स्टेटमेंट जो आपका आंसर है, यानी कि ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है। इट कैन बी, जरूरी सिर्फ प्रेजेंट में होना ऐसा कहीं भी लिखा नहीं हुआ है लॉ में। तो देयर मस्ट बी ए कंसिडरेशन, और वो कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है, और प्रेजेंट में भी हो सकती है। इसलिए ये लास्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी ठीक नहीं है। फिर आ जाएं, ए एग्रीज टू सेल कार वर्थ 1,00,000 फॉर ₹20,000। अब 1,00,000 की कार कितने में हो गई, 20 में। अब सिर्फ इतनी ही बात करें ओनली, तब तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे पूछा है, वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, अनलॉफुल है, सिर्फ इतनी बात करें, पूरा मैंने पढ़ा भी नहीं अभी, इतनी बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अभी किया ना हमने। कंसिडरेशन तो मैटर नहीं करती है ना, कितनी है, होनी चाहिए बस।
बट ओनली बिकॉज एज कंसेंट इज बाय कोहिजन, कोरिजन या कोहिजन जो भी आप बोलते हैं इसको। तो अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोर जबरदस्ती, डरा धमका के। तो अब ए की कंसेंट इस रीजन इस कॉन्ट्रैक्ट में कैसे ली गई है, डरा धमका के ली गई है। तो इस वजह से कहता है अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा, वैलिड होगा, वॉइडेबल होगा या अनलॉफुल होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको ये समझना है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जोर जबरदस्ती से किया गया है, तो इन दिस केस जिसके साथ जोर जबरदस्ती हुई यानी कि ए का अप्रूवल जो है वो जोर जबरदस्ती से लिया गया, तो ए की मर्जी पे ये क्या हो गया, वॉइडेबल हो जाएगा। अब वॉइडेबल का मतलब क्या, ए की मर्जी है, वो चाहे तो मान जाए बात को और एग्री कर ले, मतलब दे दे अपनी कार 20,000 में, है ना, या ए चाहेगा तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ए की मर्जी के ऊपर है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली ट्रीटेड एज वाइडेबल व्हेन कंसेंट ऑफ द पार्टी हैज नॉट बीन फ्री, तो उसको क्या कर देते हैं, वाइडेबल मान लेते हैं। तो जिसके साथ जोर जबरदस्ती हुई, जिसके साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, देखो अनड्यू इन्फ्लुएंस दिया गया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, फ्रॉड किया या कोरिजन किया गया जिसके साथ, तो उस बंदे की ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल, मतलब ए की मर्जी है, ए के साथ जोर जबरदस्ती की गई तो ए की मर्जी है, वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट को मतलब आगे कंटिन्यू कर ले या ना करे, उसकी मर्जी है। ठीक है। अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन अ पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरली डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर, कहता है प्रॉमिस टू कंपनसेट होली मतलब पूरी तरह से कंपनसेट कर दो या पार्टली कंपनसेट कर दो, कुछ हिस्सा दे दो। किसको, जिस बंदे ने पहले ही वॉलंटरीली अपनी मर्जी से कोई काम कर दिया है किसी के लिए, तो ये वॉइड होगा बीइंग विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वॉइडेबल होगा क्योंकि बीइंग एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसरी अलोन। वैलिड होगा क्योंकि पास्ट कंसिडरेशन इज अ वैलिड कंसिडरेशन। अनलॉफुल होगा बीइंग फॉरबिडन बाय लॉ। तो इनमें से क्या ऑप्शन होगा ये आपको बताना है फटाफट से, तो बताओ, देखते हैं कौन सही बताता है। वॉइड होगा, वैलिड होगा, ये बताना है। ठीक है जी। अब क्या है देखो, प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और पार्टली टू अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर, है ना, प्रोमिसर कुछ काम किया और उसने अपनी मर्जी से वॉलंटरीली कर दिया है, तो उसको हम कंपनसेशन दे रहे हैं। अब उसने काम तो कर ही दिया है पर हम तो उसको दे रहे हैं ना कंपनसेशन, तो आप क्या बोलोगे, वैलिड है ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मतलब उसे होली दे रहे हैं, पार्टली दे रहे हैं, मतलब कंसिडरेशन एग्जिस्ट करती है और काम भी वो वॉलंटरीली कर ही रहा है, वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से कर ही रहा है, तो इन दैट केस इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और अपनी तैयारी जो है वो करते रहना।